चलिए शुरू करते हैं। स्टोन जो चैप्टर हम कर रहे थे, लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस किए हैं, उसमें देखे थे क्या क्या प्रोसेस होता है। यानी क्लासिफिकेशन आप राग को देख लिए थे। ठीक है, राग जिस मिनरल से बना है उनके कंपोजिशन को देख लिए थे। और अगला टॉपिक है कि उन राग के बारे में तो स्टडी कर लिए हैं, राग से फाइनली हमें क्या निकालना है, स्टोन निकालना है। तो स्टोन कैसे निकालेंगे, तो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जस्ट मिनट। आप हेडिंग बनाइए क्वायरिंग ऑफ स्टोन। हेडिंग बनाइए क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स। ये क्या होता है, क्वायरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? देखो, क्वायरिंग ऑफ स्टोन का मतलब ये है कि जो अपने नेचुरल स्टोन होती है, नेचुरल जो राख होती है, चट्टानें होती हैं, उनसे स्टोन को कलेक्ट करना। ठीक है, उनसे स्टोन को कलेक्ट करना। मान लो ये आपकी कोई इग्नियस चट्टान है, इग्नियस राख है, इग्नियस राख है। अब इस इग्नियस राख से हमें क्या निकालना है, स्टोन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि डायरेक्ट राख को तो यूज नहीं करेंगे। हमारा पर्पज था स्टोन चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, स्टोन के बारे में स्टडी करना। तो मैंने देखा भाई स्टोन का जो फोर्स होता है राख होता है, तो राख से कैसे निकालेंगे वही देखने वाले हैं। क्वेरिंग इज द प्रोसेस। क्वेरिंग क्या है, एक प्रोसेस है किसका, कलेक्टिंग स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक सरफेस। नेचुरल रॉक सरफेस से स्टोन को कलेक्ट करने का प्रोसेस है क्वेरिंग। इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको हो गया डीपर, हो गया जंपर, हो गया प्राइमिंग टूल, हो गया और भी इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे क्वेरिंग ऑफ स्टोन, उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उन इंस्ट्रूमेंट के नेम याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। डीपर, डीपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज़ यूज्ड टू ड्रिल अ होल टू द रिक्वायर्ड डेप्थ। यानी मान लीजिए कोई ये बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है, इससे हमें स्टोन निकालना है, तो इसमें होल करना पड़ेगा। होल कैसे करोगे, डीपर की सहायता से। ठीक है, जितना डेप्थ हमें होल चाहिए डीपर की सहायता से हम कर सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका जंपर। जंपर का कब यूज करते हैं, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं। जैसे कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल चट्टान के अंदर डालना है इतने डेप्थ में, तो कैसे डालेंगे, पहले इस पे हम इतना गड्ढा बनाएंगे डेप्थ में, इसके बाद एक्सप्लोजिव मटेरियल डालते हैं। तो ये जंपर होता है, इसका काम होता है जंपर का। इट इज़ यूज टू मेक ब्लास्ट होल्स। इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, प्राइमिंग नीडल है, स्क्रैपिंग स्पून है और टेम्परिंग बार है। तो इनको भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायरिंग ऑफ स्टोन में यूज नहीं किया जाता। तो मेनली ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको याद होना चाहिए, स्टूडेंट के नहीं, इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है। अच्छा, क्वायरिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, कोई भी काम करने का अलग अलग तरीका होता है वैसे भी। और जो अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग कंडीशन में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ने आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग में कई टाइप की इरिगेशन पढ़ी है। स्प्रिंकलर हो गया आपका, फरो हो गया। ठीक है, तो फरो इरिगेशन कहाँ अप्लाई करेंगे, स्प्रिंकलर कहाँ करेंगे। ठीक है, वाटर फ्लडिंग इरिगेशन कहाँ अप्लाई करेंगे, अलग अलग कंडीशन होती है ना। ठीक इसी तरीके से क्वेरिंग का कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करेंगे उसका भी तरीका होता है। तो मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम स्टोन को क्वेरी करते हैं, निकालते हैं। पहला है आपका डिगिंग या फिर एक्सकेवेटिंग। ठीक है, दूसरा है वेजिंग, तीसरा है हीटिंग, फिर इसके बाद है ब्लास्टिंग। ये 4 मेथड्स हैं, है ना। इन चारों मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टोन को क्वेरी करते हैं, किससे, राख से। तो डिगिंग में क्या करते हैं, डिगिंग में हम खुदाई करते हैं। वेजिंग में क्या करते हैं, हीटिंग में क्या करते हैं, ब्लास्टिंग में क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखो, जो डिगिंग या फिर एक्सकेवेटिंग, एक्सकेवेटिंग या फिर डिगिंग का नाम से पता है खुदाई, खुदाई। इस मेथड में क्या करते हैं, पहली बात तो ये मेथड अप्लाई कब करते हैं, ये मेथड तो अप्लाई करते हैं जो सॉफ्ट स्टोन लो लेवल इन द ग्राउंड में अवेलेबल हो। ग्राउंड के लो लेवल में यदि सॉफ्ट स्टोन अवेलेबल है तो हम किसको अप्लाई करते हैं, डिगिंग या फिर एक्सकेवेटिंग को। इसमें करते क्या है, देखो, इन दिस मेथड स्टोन आर मेनली एक्सकेवेटेड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। पहली बात तो कब अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेना कि जब सॉफ्ट स्टोन अवेलेबल होते हैं
इन द ग्राउंड, देन हम करते हैं डिगिंग या फिर एक्सकेवेटिंग। इसमें क्या होता है, कुछ हमारे पास फुटेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ देखो आप इस डायग्राम में देखो, ये आपकी पूरी की पूरी राख है, ये क्या है, राख है। और इस राख को क्या किया जा रहा है, एक्सकवेट किया जा रहा है, फिर डिगिंग की जा रही है, खुदाई की जा रही है। इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, जब सॉफ्ट स्टोन अवेलेबल होती है ग्राउंड में, लो लेवल इन द ग्राउंड। अच्छा, अब पढ़ने वाले हैं हीटिंग। हीटिंग कब अप्लाई करते हैं, हीटिंग तब अप्लाई करते हैं जब व्हेन द रॉक फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर एट शैलो डेप्थ। जो रॉक का फॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल लेयर में है, हॉरिजॉन्टल लेयर में लेयर बाय लेयर है, ठीक है, और शैलो डेप्थ में है। किसका उपयोग करोगे आप, हीटिंग का। इसमें करते क्या है कि हम पूरे में आग लगा देते हैं। जब आग लगा देंगे तो अपना जो सॉफ्ट वो होता है, स्टोन होता है, क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। स्टोन क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने के बाद उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। द डिटेच्ड ब्लॉक आर देन रिमूव्ड, ये लिखा हुआ है इसमें। In this method, the top surface of the rock is heated due to unequal expansion. The upper layer of the rock separated out and is indicated by the dull blasting noise. देखो, जैसे ही आप आग लगा देते हो, आग लगाने से क्या होगा, जो टॉप सरफेस ऑफ द रॉक होगी, रॉक की चट्टान की ऊपरी सतह क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। उससे क्या होगा, उसमें एक्सपांसन होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपांसन होते हैं। जब उसमें एक्सपांसन होंगे, क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ से आसानी से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें नॉइस भी आएगी, जब नॉइस आएगी तो पता चलेगा हमें कहाँ पे तोड़ सकते हैं, तो वो सेपरेट कर लेना। तो यदि किसी को डाउट है तो देखिए, हीटिंग तब हम करते हैं जब हमारी राख हॉरिजॉन्टल लेयर में एक शैलो डेप्थ में अवेलेबल हो। हम आग लगा देंगे, पूरी की पूरी जो ऊपर की टॉप लेयर होती है वो गर्म हो जाती है। इसके बाद उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये होता है हीटिंग। वेजिंग, वेजिंग कब करते हैं, ये तब करते हैं कि जब इफ़ द रॉक सरफेस कंसिस्ट कंटेन्स क्रैक ऑफ फीफर्स, दिस मेथड इज अडॉप्टेड। देखो, वेजिंग तब करते हैं जब जो रॉक है, रॉक सरफेस में क्रैक्स हों, क्या हों, दरारें हों। देन हम करते हैं क्या, वेजिंग मेथड। और इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी मान लीजिए चट्टान है, तो बीच बीच में क्या करते हैं, होल कर देते हैं और यहाँ वेजेफ लगा देते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है लोहे का, उसको लगा देते हैं हर जगह। फिर इसमें हैमर, हैमर से क्या करते हैं, हैमर से इसमें लोड अप्लाई करते हैं और इसको तोड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वेजिंग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे चट्टान में क्रैक्स अवेलेबल हों। तो क्या करेंगे, वहाँ हम कुछ वेजेफ होते हैं, उन वेजेफ को क्या करते हैं, अपन लगा देते हैं। इसके बाद ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं तो टूटता रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक फ़ोटो में आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, यहाँ एक वेजेफ अप्लाई है ये, ठीक है। ये कोई बाबूजी हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें ये देखो, ये हैमर है, क्या है, हैमर है। तो जब ये वेजेफ लगाएंगे, ठीक है, वेजेफ लगा के इसमें हैमर से इसमें ऊपर से लोड मारेंगे, ऊपर से धक्का देंगे, तो क्या क्या चट्टानें टूटेंगी, क्या होंगी, टूटेंगी। वेजेफ ऐसे कुछ होते हैं, देख लीजिए। Steel wedges or points are driven through such cracks by means of a hammer, which is blocks of stone are then shifted and they are removed with the help of suitable instrument. If the natural rocks are not available, artificial cracks are formed. This method is adopted for rocks that are comparatively soft. देखो, मैंने आपको बताया कि जो वेजिंग प्रोसेस है क्वायरिंग का, इसको हम तभी अप्लाई करते हैं जब उस चट्टान में क्रैक अवेलेबल हो। मान लो क्रैक नहीं है तो क्या करेंगे, उसमें पहले आर्टिफिशियल तरीके से क्रैक डेवलप करते हैं। फिर क्या करेंगे, हथौड़ा लेंगे, हैमर, उस हैमर से वेजिस को उसके अंदर डालते हैं, फिर चट्टानों को हम तोड़ते हैं। तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, आपको फोटोज में दिख रहा होगा। अगला आपका है ब्लास्टिंग। अच्छा, ब्लास्टिंग को कब अप्लाई करते हैं, स्टोन को क्वेरी करने के लिए, स्टोन की खुदाई करने के लिए। देखो, व्हेन हैंड रॉक्स हैविंग नो फीफर्स और क्रैक्स आर टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। चट्टाने हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी क्रैक नहीं है, लेकिन हमें छोटे छोटे उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि
जो हमें स्टोन मिलेंगे छोटे छोटे पीसेस में, उसको रेलवे में उपयोग करते हैं, एग्रीगेट के लिए उपयोग करते हैं। जो कंक्रीट में एग्रीगेट मिलाते हैं ना 75 माइक्रोन से बड़ी, सब चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ से मिलता है हमको, ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग करेंगे तो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में मिलते हैं। देखो, ब्लास्टिंग तब उपयोग में लाते हैं भैया जब चट्टान में कोई भी क्रैक नहीं होता। जब कोई भी क्रैक नहीं होता तो हम ब्लास्टिंग का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे जो स्टोन है ना छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसको उपयोग अपन रेलवे में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, रेलवे में एज अ बैलास्ट यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीगेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं कंक्रीट के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन में उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्लास्टिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लास्टिंग क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें छोटे छोटे साइज में चाहिए होता है ना, एज अ बैलास्ट। तो क्योंकि रेलवे में बैलास्ट के रूप में एग्रीगेट है ना, रोड मेटल, ये सब में यूज करते रहते हैं। अच्छा भैया, कि जब आप ये करोगे, ब्लास्टिंग करोगे, तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने अभी बताया था, डीपर हो गया, जंपर हो गया, टाइमिंग टूल, स्क्रैपिंग स्पून और टेम्पिंग बार। नाम याद रखना है, क्वेश्चन में आता है। जब ब्लास्टिंग करोगे तो ब्लास्टिंग कैसे करोगे, उसके लिए कुछ कुछ क्या चाहिए होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल। मटेरियल, व्हाट इज एक्सप्लोजिव मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसकी सहायता से हम ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको एक फ्लो डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वही चीज़ है। तो एक्सप्लोजिव मटेरियल जो होते हैं उनमें उनका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन और मटेरियल कितना अच्छा होता है, उसको हम देखेंगे अभी। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कंपोजिशन। तो हमारे पास कुछ एक्सप्लोजिव हैं, आप टेबल बना लीजिए। पहले कॉलम पे लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव, दूसरे पे लिखिए कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। पहला जो आपका एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है, वो है ब्लास्टिंग पाउडर। क्या है, ब्लास्टिंग पाउडर, या फिर इसको गन पाउडर भी कहते हैं, या फिर इसका और अलग नाम होता है नाइट्रोसेल्यूलोज। एसएससी जेईई में इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ था, लिख दिया है नाइट्रोसेल्यूलोज। तो इसके जो कंपोजिशन होते हैं, होता है साल्ट पीटर 65% होता है, सल्फर 20% होता है, और चारकोल 20% होता है। ठीक, तो इसके कंपोजिशन को याद रख लेना। अगला एक्सप्लोजिव है ब्लास्टिंग कार्टन या फिर गन कार्टन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कार्टन होता है और नाइट्रिक एसिड होता है। कार्टन सैचुरेटेड विथ नाइट्रिक एसिड। तो क्या क्या होगा इसमें, कार्टन नाइट्रिक एसिड, इसके कंपोजिशन हो गए। डायनामाइट में क्या क्या रहता है, जस्ट मिनट ना, इतना हैंग करेगा ना कि कुछ कर नहीं पाएंगे हम। जस्ट मिनट गाइस। देखो कोई बात नहीं, जो अपना डायनामाइट होता है, ठीक है, डायनामाइट ये एक्सप्लोजिव मटेरियल है। इसमें 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, और रिमेनिंग क्या रहता है, उसमें कोई मिट्टी हो या फिर कोई सॉलिड्स हो। 75% नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब्ड इन 25% सैंडी अर्थ या फिर सॉलिड्स। तो आपको क्या ध्यान रखना कि जो डायनामाइट होता है फिर 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, 25% सैंड होगा या फिर अर्थ यानी क्ले होगा। अगला आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल है कोर्डाइट। इसमें दो होते हैं, एक होता है नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज। और नाइट्रोसेल्यूलोज में क्या क्या होते हैं, साल्ट पीटर होता है, सल्फर होता है और चारकोल होता है, अभी ऊपर मैंने बताया। तो कोर्डाइट के कंपोजिशन ये होते हैं। अगला एक्सप्लोजिव आपका होता है
क्या, राख आ राख, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट 79% होता है और नाइट्रोबेंजीन 21% होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव। कैरेक्टरिस्टिक्स तो अभी हम बताए नहीं हैं, कंपोजिशन बताए हैं। नाम याद रखना कौन कौन से एक्सप्लोजिव हैं और उनके कंपोजिशन। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना है किस कंडीशन में कौन सी क्वेरिंग की मेथड अप्लाई करते हैं, इस कंडीशन में कौन सी क्वेरिंग की मेथड अप्लाई करते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। प्रोसेस नेम है ना, प्रोसेस नेम आप हेडिंग बना के लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, मेथड्स ऑफ क्वेरिंग। शॉर्ट नोट्स बना के याद रहे एग्जाम में। तो नेम ऑफ प्रोसेस और किस कंडीशन में कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं। देखो, यदि सॉफ्ट स्टोन लो लेवल इन द ग्राउंड में अवेलेबल है ना, तो अपन डिगिंग या फिर एक्सकेवेटिंग करते हैं। यदि मान के चलो व्हेन द रॉक फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स एट शैलो डेप्थ, रॉक का जो फॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल लेयर में है और एक शैलो डेप्थ में है, तो अपन हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। जो आपके रॉक सरफेस है जिसमें क्रैक्स हैं, फिफर्स हैं, तो अपन वेजिंग करते हैं। वेजिंग कैसे करते हैं अपने डायग्राम में देख लिया। और मान के चलो ऐसी चट्टान है, ऐसी राख है जिसमें कोई फिफर ही नहीं है, और हमसे उस चट्टान को, देखो ऐसी चट्टान है जिसमें कोई क्रैक्स नहीं है, और उस चट्टान से हमें छोटे छोटे स्टोन प्राप्त करने हैं बैलाफ्ट के फॉर्म में, एग्रीगेट के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। और ब्लास्टिंग करने के लिए कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल उपयोग में लाते हैं जो एबव चार्ट में बताई गई है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है आपका नेचुरल वेट ऑफ स्टोन। नेचुरल वेट ऑफ स्टोन आप हेडिंग बना के लिख लीजिएगा, नेचुरल वेट ऑफ स्टोन। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने अभी इसको इंक्लूड किया, इसके पहले मैंने किया नहीं था, एक्चुअली माइंड में क्लिक हुआ, मैंने यहाँ पर नेचुरल वेट ऑफ। देखो, इसको अच्छे से पढ़ के समझते हैं क्या है। इट इज़ द ओरिजिनल बेड प्लेन या पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय स्टोन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इन अ सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो आपकी इग्नियस रॉक होती है, फिर एक जिफ्टिंग रॉक होती है, वेदरिंग के कारण उसके पार्टिकल टूटते हैं और कहीं दूसरी जगह जाकर धीरे धीरे क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जब डिपॉजिट होंगे तो कोई ना कोई ऐसे मान लीजिए यहाँ है आपके प्री जिफ्टिंग रॉक ए, और यहाँ से पार्टिकल थ्रू बाई लेयर, तो कोई एक ऐसा बेड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, जो लेयर होता है ना टॉप, क्या बोलते हैं, ऐसे बनता जाएगा। तो जो जिस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ है और जो पोजीशन उसने अचीव की है, उसी प्लेन उसी बेड को क्या कहते हैं, ओरिजिनल बेड या फिर नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहते हैं। ठीक है, द स्टोन शुड बी सो प्लेस्ड दैट द लोड इज एट राइट एंगल्स टू द नेचुरल बेड। हमें कुछ इस तरीके से स्टोन को प्लेस करना चाहिए कि जो लोड उस पर लगे 90 डिग्री पे लगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था, कैसे प्लेस करना चाहिए, हमें इस तरीके से प्लेस करना चाहिए कि लोड लगे और 90 डिग्री पर लगे। इन द केस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक द प्लेन ऑफ फोलिएशन और प्लेन ऑफ क्लीवेज इज ज्यूम्ड टू बी नेचुरल बेड। देखो, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ऐसी रॉक जो हीट एंड प्रेशर के कारण कन्वर्ट हुई है। जो आपकी इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, हीट एंड प्रेशर के कारण उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, तो एक नए तरीके की राख बनती है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक राख। अब मेटामॉर्फिक राख में क्या होता है, देखो जो आपकी इग्नियस राख होती है अनस्ट्रैटिफाइड होती है, सेडिमेंट्री राख क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड होती है, मेटामॉर्फिक राख क्या होती है, फोलिएटेड होती है। क्या होती है, फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब क्या होता है, उसमें एक डायरेक्शन दिखता है कहाँ से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। केवल मेटामॉर्फिक राख में दो में नहीं दिखता, एक होता है क्वार्ट्ज़ाइट, दूसरा होता है मार्बल, क्योंकि इसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हुआ है कि जो मेटामॉर्फिक राख होती है उसके प्लेन में आपको फोलिएशन दिखेगा, कोई ना कोई डायरेक्शन दिखती है ना। ये लिखा है कि द प्लेन ऑफ फोलिएशन आर प्लेन ऑफ क्लीवेज इज जूम्ड टू बी नेचुरल टू बी इट्स नेचुरल बेड विद द हेल्प ऑफ दिस फोलिएटेड, या फिर जो आपको वो दिखेगा डायरेक्शन दिखेगा, उसकी सहायता से अपन एज्यूम
ये नेचुरल बेड है। लेकिन मान लो आपकी इग्नियस रॉक है, उस केस में हमको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है नेचुरल बेड को एज्यूम करना। तो समझ में आ गई होगी बात कि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है। देखो, जिस तरीके से स्टोन का फॉर्मेशन होता है, उसका जो प्लेन होता है, उसका जो बेड होता है, वही आपका क्या होता है, नेचुरल बेड होता है। स्टोन को यदि हम कहीं पे प्लेफ्ट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से प्लेफ्ट करना चाहिए कि जो लोड लगे 90 डिग्री पर लगे, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक में विद द हेल्प ऑफ फोलिएशन या फिर प्लेन ऑफ क्लीवेज, इस सहायता से नेचुरल बेड को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इग्नियस रॉक में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगला कॉन्सेप्ट आपका है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग, जैसे आप लोग अपनी ड्रेसिंग करते हो, ड्रेसिंग का मतलब क्या है यहाँ। जैसे हमने क्या किया कि स्टोन को क्वेरी किया, स्टोन को मैंने निकाला, तो मान लो ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई रास्ता, उसमें क्या उस स्टोन को डायरेक्टली क्या आप यूज कर सकते हैं? नहीं भाई नहीं, क्योंकि उसका सरफेस रफ होता है ना, उसका कोई ना डिफिनिट शेप होता, ना तो कोई साइज होती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी स्टोन निकालते हैं क्वेरिंग के थ्रू, है ना, उसको क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, उसको प्रॉपरली शेप प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपरली साइज प्रोवाइड करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। A queried stone has rough surface which are draped to obtain a definite and regular shape। एक अच्छा और एक निश्चित शेप प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हमें ड्रेसिंग करनी होती है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग एंड बिफोर फिजनिंग टू अचीव लेस वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोलता है कि अब ड्रेसिंग कब करोगे, जैसे आपने क्वेरिंग किया, है ना, स्टोन की मान लीजिए आपने खुदाई की चट्टानों से, आपने स्टोन को बाहर निकाला, तो उससे क्या होगा कि जब बहुत टाइम तक स्टोन रहेगा तो वो क्या होगा, फिजनिंग। फिजनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे मॉइस्चर निकल जाता है ना, जो सॉफ्ट क्वेरी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो फिजनिंग से पहले, फिजनिंग का मतलब समझ लो सुखाना, समझ लो आप सुखाना, यानी स्टोन के रखने से पहले उसकी ड्रेसिंग करनी होती है। क्यों करनी होती है भैया, देखो, जैसे आपने स्टोन को क्वेरी किया, आप ड्रेसिंग नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, उसी स्टोन को क्या करोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाओगे, उसका वेट ज़्यादा होगा। यदि आप ड्रेसिंग कर लोगे तो फिर कटाई छटाई हो जाएगी, तो जो इरेगुलर पार्ट थे वो हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, बट वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए क्या क्या करते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, क्वेरिंग के तुरंत बाद करते हैं और फिजनिंग के पहले करते हैं, टू अचीव लेस वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अदरवाइज जो जो इरेगुलर शेप थे, है ना, अनवांटेड शेप थे, वो भी साथ में रहेंगे, उसको भी ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी गाड़ी वाहन से उसका वजन ज़्यादा रहेगा, वेट ज़्यादा रहेगा, तो पहले से ही कर लो ना। एक क्वेश्चन आया है कि भाई ड्रेसिंग कब करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग और बिफोर फिजनिंग, ठीक है। ड्रेसिंग करने से एक और फ़ायदा होता है, उसमें अच्छा सा अपीयरेंस आ जाता है ना, प्रॉपर बेडिंग आपको नज़र आती है, और यदि स्टोन को आप यूज़ करते हैं उसमें मोटार जॉइंट अच्छा होता है, अच्छे अच्छे शेप आ जाते हैं जिसको आर्चेस वगैरह में अपन उपयोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन प्रोवाइड्स प्लेजिंग अपीयरेंस, प्रॉपर बेडिंग विद गुड मोटार जॉइंट्स, स्पेशल शेप फॉर आर्चेस। आर्चेस आपके कुछ इस तरीके से होते हैं ना, आर्चेस, आर्च आपने देखा होगा, तो जो आर्चेस होते हैं उनमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे में शेप देने होते हैं। तो शेप आप कैसे दोगे, डायरेक्टली स्टोन को लाओगे क्वेरी करके? नहीं भाई नहीं, आप क्या करोगे, कढ़ाई छटाई करोगे, ड्रेसिंग करोगे, इसके बाद ले जाके उपयोग में लाओगे। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन समझ में आ गया। इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ए वाला है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से नोट कर लेना। फिजनिंग समझ में आई? फिजनिंग क्या होता है मैं लिखा नहीं हूँ, आप चाहो तो लिख लो फिजनिंग के बारे में भी। फिजनिंग का मैं दिखा रहा हूँ आपको जस्ट, आई होप मैंने कलेक्ट किया था कहीं से। ओके देखो, फिजनिंग ऑफ स्टोन, किस्मत तो आपके लोगों की बहुत अच्छी है, सारे पॉइंट ऐड किए हैं मैंने, बहुत सारा टाइम लेके। फिजनिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, क्यों करते हैं भैया? देखो,
अ फ्रिफली कट स्टोन कैरी सम नेचुरल मॉइस्चर। आपने क्या किया, एक आपकी राख थी, राख से आपने यानी क्या होता है, मॉइस्चर होता है जिसे बोलते हैं क्वेरी फैब। क्या होता है, क्वेरी फैब, जो स्टोन को सॉफ्ट और वर्केबल बना के रखता है। ध्यान से सुनो, जब स्टोन को आप क्वेरी करते हैं उस टाइम पे स्टोन पे एक नेचुरल मॉइस्चर होता है, दैट इज कॉल्ड क्वेरी फैब, जो स्टोन को सॉफ्ट बना के रखता है और वर्केबल बना के रखता है। लेकिन हमें सॉफ्ट स्टोन नहीं चाहिए, हमें हार्ड चाहिए। हमें क्या चाहिए, हार्ड और अच्छे स्ट्रेंथ वाला स्टोन चाहिए। तो क्वेरी फैब को रिमूव करना पड़ेगा। द क्वेरी फैब इज ए मिनरल सॉल्यूशन एंड reacts chemically with the mineral constituent when the stone is exposed to atmosphere after querying। देखो, यदि आप इस स्टोन को आपने क्वेरी किया जिसमें नेचुरल मॉइस्चर था, आपने उसको एटमॉस्फेयर में खुले में इसको रख दिया, तो क्या होगा, जो क्वेरी फैब होता है एक मिनरल सॉल्यूशन होता है जो केमिकली रिएक्ट करता है जो भी स्टोन के जो भी मिनरल होते हैं। जब स्टोन के मिनरल से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो स्टोन क्या होता है, हार्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को होने में 6 से 12 महीने का टाइम लगता है, कम्प्लीटली हार्ड और कॉम्पैक्ट होने में। When the quarry fab evaporated, it leaves a crystalline film on the face of the stone and make them weather resistant। देखो, यदि ये रिमूव हो जाएगा क्वेरी फैब, तो स्टोन अपना क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो जो स्टोन की जो टॉप सरफेस होती है ना, उसमें क्रिस्टलाइन फिल्म बन जाती है जो वेदर रेजिस्टेंट होती है, मतलब वेदर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए द ड्रेसिंग बिफोर फिजनिंग करते हैं इम्प्रूव द वेदर रेजिस्टेंस। वेदर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए फिजनिंग ड्रेसिंग से पहले कर लेते हैं, यानी फिजनिंग से पहले ड्रेसिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मेरा मन कर रहा है। फिजनिंग क्या, आपने जो स्टोन निकाली है नेचुरल मॉइस्चर होता है, क्या होता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है। अब उस नेचुरल मॉइस्चर है उसकी वजह से आपका जो स्टोन होता है सॉफ्ट होता है और हमको कैसे स्टोन चाहिए, कैसा रहे, हार्ड। तो हम क्या करेंगे, स्टोन को कुछ टाइम तक एटमॉस्फेयर रख देंगे, तो जो नेचुरल मॉइस्चर होता है ना, वो केमिकली रिएक्ट कर लेता है टॉप सरफेस में। किससे करता है, जो भी स्टोन के मिनरल्स होते हैं। और जो टॉप सरफेस स्टोन होती है ना, एकदम बहुत होने वाला। अब मान के चलो आपने ड्रेसिंग नहीं की थी, तो जब बढ़िया फिजनिंग हो जाएगी तब अपना हथौड़ा लाओगे और इसे कटाई छटाई शुरू कर दोगे। तो जो लेयर बनी थी जिससे वेदर का इफेक्ट कम हो रहा था, हवा पानी धूप का इफेक्ट कम हो रहा था स्टोन पर, वो तो लेयर ही टूट जाएगी। ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप पहले फिर ड्रेसिंग कर लो, पहले फिर ड्रेसिंग कर लो। उस पर क्या होगा, आपका जो लेयर बनेगी क्वेरी फैब रिएक्ट करता है स्टोन के मिनरल से और एक ऐसी लेयर बनाता है जो वेदर को रजिस्ट करती है। तो आप पहले ही कर लो। इसीलिए आप चाहो तो एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ, जो ड्रेसिंग होती है कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। पहला पॉइंट, ड्रेसिंग क्वेरिंग के इमीडिएटली करना चाहिए, क्वेरिंग के तुरंत बाद करनी चाहिए और फिजनिंग से पहले करनी चाहिए। भाई फिजनिंग से पहले क्यों करनी चाहिए, देखो पहली बात तो ये है कि उसका वेट कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जब करवाते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जो अनवांटेड शेप है वो पहले से कट जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो अपना नेचुरल स्टोन होता है जो अपन राख से निकालते हैं, उसमें क्या होता है, एक नेचुरल मॉइस्चर होता है ना, नेचुरल मॉइस्चर होता है जिसे क्वेरी फैब बोलते हैं, जो स्टोन के मिनरल से रिएक्ट करता है और एक लेयर बनाता है जो वेदर को रजिस्ट करती है। स्टोन अपना हार्ड हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है। इसके बाद यदि हम करें कटाई छटाई तो अपनी लेयर टूट जाएगी, इसलिए पहले करना चाहिए। आई होप आई गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लीजिएगा, ये टॉपिक क्लियर हो गए। अच्छा, तो अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, जो हम पढ़ रहे थे, क्या प्रोसेस, स्टोन को निकालने का प्रोसेस।
स्टोन को पहले निकालेंगे, फिर ड्रेसिंग करेंगे, फिर फिजनिंग करेंगे, है ना। ड्रेसिंग पहले ही कर लेते हैं, फिजनिंग कर लेंगे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो स्टोन होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने ब्रिक में भी डिस्कस किया था, स्टोन में भी डिस्कस करेंगे। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले डिटेल में करेंगे, इसके बाद इसका पार्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट तो याद रख पाना मुश्किल होता है एग्जाम टाइम में, तो उसके पार्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट पढ़ लेते हैं, कौन कौन से टेस्ट स्टोन में करते हैं जनरली। पहला टेस्ट आपका एसिड टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? एसिड टेस्ट है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि भैया ये टेस्ट क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज टू कंडक्टिंग दिस टेस्ट, पर्पज क्या होता है, और इसका प्रोसेस में, इस प्रोसेस में कौन से इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन से केमिकल सोल्यूशन का यूज किया जा रहा है। बस इतना आप ध्यान में रख लोगे ना, काम बन जाएगा। बहरहाल अपन तो डिटेल में करने वाले हैं। पर्पज क्या होता है एसिड टेस्ट करने का? देखो जो आपका स्टोन होता है, हमें देखते हैं कि स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं है, स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो चूना पत्थर तो क्या होगा, धीरे धीरे आएगा। इसके लिए अपन एसिड टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन बिल्डिंग स्टोन। जो स्टोन अपन बिल्डिंग में यूज लाने वाले हैं, उस स्टोन में क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसकी समझ, उसकी मात्रा पता करने के लिए अपन एसिड टेस्ट करते हैं। तो कैसे करोगे भाई, आप क्या करना, 50 to 100 ग्राम यानी 50 से 100 ग्राम आप स्टोन ले लेना छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, इसके बाद उस स्टोन को एक आप जार लेना, उस जार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना, उसको डालने के बाद आप इस स्टोन को डाल देना। फिर 50 से 100 ग्राम आपने स्टोन लिया, फिर उस स्टोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देना। ठीक है, और बढ़िया से मिला देना। कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अच्छी होनी चाहिए। 7 दिनों के लिए छोड़ देना। अब 7 दिनों बाद आप जाना और उसको देखना कि जो आपके स्टोन थे, जिस तरीके से उसके शेप थे, जिस तरीके से उसकी सरफेस थी, जिस तरीके से उसके एजेस थे, सेम बने हुए हैं या फिर आपके एजेस या फिर सरफेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर सरफेस में पाउडर निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। यदि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वो स्टोन गुड है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है, आप बिल्डिंग स्टोन के रूप में यूज ला सकते हैं। लेकिन यदि फार एजेस है ना, सरफेस इन पे पाउडर निकल रहा है, फार एजेस टूट गए हैं, तो फिर क्या हम मानेंगे कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रेजेंट है, ये पुअर क्वालिटी के हैं, है ना, ये पुअर क्वालिटी के स्टोन है, यानी इनकी वेदरिंग रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वेदरिंग रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, जो पर्पज आप लिखे हो ना, इसमें भी दूसरा पॉइंट रेजिस्टेंस को पता करने के लिए। तो एसिड टेस्ट क्यों करते हैं, देखो अच्छे से फिर से देख लेते हैं। एसिड टेस्ट करते हैं, आप थोड़ा खिड़की खोल दीजिए, खिड़की देखिए। जो एसिड टेस्ट होता है ना, क्यों करते हैं भैया, सवाल तो बहुत अच्छा है। हमें जानना चाहते हैं कि जो स्टोन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को पता करने के लिए। क्यों प्रेजेंस को पता करेंगे भाई, क्या पड़ी हुई है प्रेजेंस पता करने के लिए। देखो पड़ी ये हुई है कि यदि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा तो फिर वेदरिंग रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम होगी, वेदर का इफेक्ट उसमें ज़्यादा होगा। ये जानने के लिए अपन एसिड टेस्ट करते हैं। तो क्या करोगे, 50 से 100 ग्राम स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में ले लोगे, एक गिलास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना HCl, और उन स्टोनों को डाल देना। अब फिर 7 दिनों तक बढ़िया से रख देना, है ना, चेक करके बढ़िया से मिला के उसको रख देना 7 दिनों तक। कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या होगा उसमें, देखो 7 दिनों तक आपने रख दिया। अब 7 दिनों बाद जाना है, आप देखना कि जो स्टोन आपने डाले थे किसमें, उस जार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, उन स्टोनों के शेप एजेस क्या प्रॉपरली मेंटेन है या फिर टूट गए हैं। यदि प्रॉपरली मेंटेन है तो हम मानेंगे कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है। यदि टूट गए हैं, फार
सरफेस ख़राब हो गई है, एजेफ टूट गए हैं, तो हम मानेंगे भैया कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है तो वेदर को रिजेक्ट करने की कैपेसिटी इसमें क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और ये टेस्ट करते हैं जनरली किसमें, सैंडस्टोन में करते हैं। किसमें करते हैं, सैंडस्टोन में करते हैं। तो पहला टेस्ट था एफिड टेस्ट। अगला टेस्ट आपका है एट्रिफन टेस्ट। एट्रिफन टेस्ट क्यों करते हैं भैया, पर्पज क्या है इसका करने का। देखो पर्पज होता है, जैसे आप करते हैं, क्या करते हैं, रोड में यूज करते हैं पत्थर, रोड में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड आता है, बहुत ज़्यादा व्हीकल चलते हैं, उन व्हीकल की वजह से वियर होता है, वियर एंड टीयर होता है, घिसाव होता है। वही पता करने के लिए क्या ये लोड को बियर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। मान लो वियर टीयर काम है कि ज़्यादा है, वो सब देखने के लिए करते हैं एट्रिफन टेस्ट। टू फाइंड वियर एंड टीयर विच आर यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन बाय ट्रैपिंग। पता चले कि ऐसा स्टोन है कि जैसे उसमें वाहन चला, ट्रैफिक लोड ज़्यादा आया, वो पिस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो कोई मतलब का नहीं होगा। वियर एंड टीयर को पता करने के लिए एट्रिफन टेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करोगे भैया, आप क्या करना, आप बहुत सारे पत्थर लेना, उनके 60 mm के साइज बना लेना। क्या करना, 60 mm के साइज बना लेना, लगभग 5 किलो स्टोन ऐसे ले लेना 60 mm साइज के। और एक मशीन होती है डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन। इस डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन में उसको डाल देना। और जो डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन है, इसका नाम भी याद रख लेना, एग्जाम में ये आता है। तो करते हैं किस मशीन के थ्रू करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। जो डेविल्स है उसका जो डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर होता है, और सिलेंडर की जो लेंथ होती है ना, वो होती है 34 सेंटीमीटर। इसको भी ध्यान में रखो। तो क्या कर रहे थे हम, एट्रिफन टेस्ट कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, 60 mm के साइज ले लिए, कितने, 5 मशीन में डाल दिए। डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन में डाल दिए। जो डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन, उसका जो डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर होता है, करने वाले हैं, सिलेंडर को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। और जो एक्सेस होती है सिलेंडर की, उसका एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 30 पर मिनट की रेट से 5 घंटे तक रोटेट होने देते हैं। अपन स्टार्ट कर देंगे मशीन को, तो 30 राउंड पर मिनट की रेट से 5 घंटे तक रोटेट होने देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करने के बाद क्या करने वाले हैं, उस सिलेंडर से स्टोन को निकालेंगे। फिर हम लाते हैं 1.5 mm की सीव, 1.5 mm की सीव, और उससे पास करवाते हैं ना, उससे पास करवाते हैं। तो जो स्टोन के पार्टिकल टूट गए होंगे, वो 1.5 mm की सीव से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, 1.5 mm के सीव से बाहर निकल आते हैं। तो क्या करने वाले, सबसे पहले आपने वेट लिया था, W1 था, और आपने जो वेट फाइनली लॉस किया, मतलब ये आपकी 1.5 mm की सीव है, हो जाएगा, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनके वेट हो जाएंगे। मान लो W2 हो गया। इसी को लास्ट, देखो आपने W1 वेट लिया था 5 किलोग्राम, अब उसको आपने लोड अप्लाई कर दिया 30 राउंड पर मिनट के रेट से, कितनी मिनट, 5 घंटे तक। ठीक है, 5 घंटे तक जब आपने अप्लाई किया तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल टूटे होंगे ना यार, उसके सरफेस में टूटे होंगे, एजेफ टूटे होंगे। तो आप क्या करना, 1.5 mm की स्ट्रिप से पास करवा देना। जो भी निकल आएगा उसको बोलते हैं लाफिन वेट। तो लाफिन वेट क्योंकि वो 5 किलो अब नहीं रहेगा ना, हो सकता 4.5 किलो या फिर 3 किलो हो जाए, ये बात होती है। तो परसेंटेज बियर कैसे निकालोगे, परसेंटेज बियर निकालने का तरीका ये है, हम इसको W2 नाम दे दिए, मान के चलो। लाफिन वेट को क्या नाम दिया, W2। जो परसेंटेज बियर होता है, लाफिन वेट, लाफिन वेट, इनिशियल वेट, जो आपका 5 होता है, ये परसेंट लोगे, तो फिर बोल रहे हैं हम यहाँ।
सॉरी गाइज, हम पढ़ रहे थे एट्रिफन टेस्ट। तो एट्रिफन टेस्ट क्यों करते हैं? वियर एंड टियर को पता करने के लिए, ठीक है। वियर एंड टियर कैसे पता करते हैं? डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन के थ्रू पता करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले स्टोन लेते हैं 60 mm साइज के 5 किलोग्राम। उस स्टोन को डेविल्स एट्रिफन टेस्ट मशीन में डाल देते हैं। डालने के बाद 30 राउंड पर मिनट के रेट से 5 घंटे तक रोटेट करते हैं। फिर उस स्टोन को निकालते हैं बंद करके 1.5 mm की शिप से पास करवाते हैं। पास करवाने के बाद जो वेट लॉस होता है, जो आपको वेट मिलेगा नीचे चलने के नीचे, वो होता है लॉस इन वेट। और आपने इनिशियल वेट W1 लिया तो परसेंटेज वियर लॉस इन वेट अपॉन इनिशियल वेट ध्यान रखें, क्वेश्चन आता रहता है। अगला क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट को हम करेंगे, ठीक है। तो 5 पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। नहीं भी लिखेंगे तो आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगला टेस्ट है अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ये दोनों एक ही नाम है। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? देखो, क्रशिंग स्ट्रेंथ को यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। देखो, हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टोन है उस पर जब लोड अप्लाई होगा, ठीक है, जब उस पर लोड अप्लाई होगा तो कितने लोड पर वो फेल हो जाएगा, ठीक है, कितने लोड पर वो फेल हो जाएगा। जिस तरीके से अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, टेस्ट अप्लाई करते हैं किसमें? राड में, सरिया में, ठीक है ना, स्टील बार में, और देखते हैं कितने लोड पर वो इल्ड हो रहा है। तो ऐसी तरीके से हम देखते हैं कंप्रेसिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, यानी उसमें जो लोड अप्लाई होगा वो कंप्रेसिव लोड अप्लाई होगा। जैसे मान के चलो ये आपका स्टोन है, इस स्टोन में अपन ऐसे लोड होता है स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, यदि हमारा जो स्टोन है उस पर जब ग्रेजुअली लोड लगेगा तो कितने लोड पर फेल हो जाएगा। आप लिख ले पर्पज में, जो स्टोन होता है स्टोन की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ये होता है कि यदि हम किसी मटेरियल में ग्रेजुअली लोड अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो कितने लोड पर वो मटेरियल फेल हो रहा है। जिस लोड पर फेल हो रहा है उस पर पहले का लोड, मान लो 15 न्यूटन लोड पर वो फेल हो रहा है, कैसे करोगे भैया? आप क्या करना, ले लेना 40 mm 40 mm एंड 40 mm ये साइज के आप क्या ले लेना, सिंपल ले लेना, एक तोल का एक क्यूब ले लेना, ठीक है। आपने सिंपल ले लिया 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm का आपने सिंपल ले लिया। उस सिंपल को क्या करना, 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक पानी में डुबो के रख देना। उस स्टोन को निकालना, और यूटीएम मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में अप्लाई कर देना में, ठीक है।